नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत होगी चीन के मंसूबों की। चीन एक बार फिर मंसूबे बनाने में लगा है। कुछ घटनाओं से चीन की चाल और उसकी तस्वीर साफ होती दिख रही है। सबसे पहला तो ये कि चीन ने भारतीय सीमा के करीब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो 137 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाली दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी परियोजना है, जिससे तटवर्ती देशों जैसे भारत और बांग्लादेश में चिंताएं बढ़ गई हैं। यह बांध चीन को जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बना देगा। इसका आकार इतना बड़ा है कि बीजिंग को शत्रुता के समय सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने में भी सक्षम बना सकता है। अगर दोनों मुल्कों में तनाव बढ़ते हैं तो चीन इस डैम से भारत के सीमाई इलाकों में भारी मात्रा में वाटर फ्लो करके बाढ़ जैसे हालात पैदा कर सकता है। हालांकि भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर एक डैम का निर्माण कर रहा है। वहीं चीन ने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की रेस में बड़ी छलांग लगाई है। उसने अगली यानी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की पहली उड़ान का प्रदर्शन किया है। यह अमेरिका और भारत के लिए खतरा हो सकता है। अब पीएलए वायुसेना में सैकड़ों J-20 सक्रिय सेवा में हो सकते हैं। साथ ही चीन को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है कि उसने 10 लाख आत्मघाती ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया है। ड्रोन्स की डिलीवरी से सबसे बड़ा खतरा ताइवान को हो सकता है। भारत को इससे अभी फिलहाल तकलीफ लेने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन भारत के पास पहले से ही खुद का इसी तरह का ड्रोन, जिसका नाम नागास्त्र है, वो मौजूद है। ये ड्रोन दुश्मन के टारगेट को निशाना बनाकर खुद को तबाह कर देते हैं और इसके हमले में भारी नुकसान होता है। आज हम चीन के इन्हीं मंसूबों पर गौर करेंगे और समझेंगे कि भारत को इन प्लान्स से क्या खतरा है। तो चीन एक साथ कई फ्रंटियर्स पर काम कर रहा है। एक तो यह कि 10 लाख आत्मघाती ड्रोन्स खरीदने का इसने ऑर्डर दे दिया है और अगले साल यानी 2026 तक उसे इसकी खेप मिलनी भी शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही यदि बात की जाए वायुसेना की, तो चीन जो है छठे पीढ़ी के फाइटर जेट्स और उससे भी एक कदम आगे स्टेल्थ फाइटर जेट की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसे जेट्स हैं जिन्हें रडार भी इंटरसेप्ट करने में उन्हें काफी मुश्किल होगी। ऐसे में चीन ने एक प्रदर्शनी भी लगाई, जो कंपनी ये बना रही है उसने यह प्रदर्शनी लगाई और दिखा दिया बहुत ही कम समय में कि कैसे इस चीजों को बनाया जा सकता है और उसके बाद में शायद सप्लाई किया जा सकता है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। वह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो क्या चीन दूर की देख रहा और सोच रहा है? इसी मुद्दों को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। संजीव सर, चीन की बात अमूमन गाहे बगाहे हम करते ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि चीन कुछ न कुछ ऐसी हरकत करते ही रहता है जिसके चलते हम उसकी चर्चा करते हैं। चीन बहुत दूर की सोचता है। क्या इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम संभवतः जो चीन बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, वो भी भारत से सटे जो पहले तिब्बत का इलाका, तिब्बत में ही वह उसे बना रहा है। इससे वह किस तरह के रणनीतिक और युद्ध के लिए एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है? नाम तो वो इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दे रहा है, लेकिन नाम में क्या रखा है? वो किसी और काम के लिए इशारा तो नहीं कर रहा है। इसके साथ ही इतने सारे आत्मघाती ड्रोन, स्टेल्थ फाइटर जेट, नेक्स्ट जनरेशन, चीन जो ये सब कर रहा है, क्या वो अब काफी दूर से अपनी चीजों को आंक कर समझ कर यह कोशिश कर रहा है कि अभी तो साइलेंट बैठेंगे, लेकिन आने वाले समय में वायलेंट होने की पूरी उम्मीद क्या हम चीन से रख सकते हैं? या ये सब सिर्फ वो अपने तकनीकी विशेषज्ञता के अनुसार चीजों को बढ़ा रहा है? संजीव साहब, देखिए, एक बात कुणाल जी बहुत स्पष्ट है कि चाइना के साथ यदि भारत को अपने संबंधों को बेहतर तरीके से मैनेज करना है तो इसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर
इसे अपने डिफेंस पॉस्चर के आधार पर हमें इसे मैनेज करना होगा। और इसी तरीके से जो अन्य जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उन्हें भी अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, अपने डिफेंस पॉस्चर्स को लगातार सशक्त और मजबूत बनाना होगा। और चाइना की जाहिर है कि गतिविधियां हैं, उसके ऊपर अनेक तरीके की आशंकाएं हैं, अनेक तरीके के शक हैं। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व का जो चाइना है वो अति महत्वाकांक्षी व्यवहार करता है और उसकी जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। चाइना अपने अनेक विस्तारवादी मंसूबों को सीधा सीधा जाहिर भी करता है, जैसे कि साउथ चाइना सी के 90% भाग पर एकाधिकार का दावा करना, इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज के ऊपर जो अभी हाल के समय में जो एक सहमति अवश्य बनी है, लेकिन एक जो इनकर्जन की स्थितियां समय समय पर जो बनती रही हैं, उसी तरीके से जापान के सेंकाकू आइलैंड्स पर या पाकिस्तान को जिस तरीके से चाइना ने अपने आर्थिक जाल में जकड़ रखा है और इसका ग्वादर पोर्ट भी अब चाइना अपने मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा को उसने पहले ही ले रखा है। तो ये और जिबूती इत्यादि और जो विश्व के अन्य दूर दराज जो उसके फार ऑफ एरियाज हैं, यहाँ तक कि वो लैटिन अमेरिका तक में अपनी पहुंच बढ़ाने की और वहां पर बेसेस को बनाने की मंशा रखता है। उन राष्ट्रों को अपने कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है, अफ्रीका के राष्ट्रों को कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है, उसके लिए तरह तरह की साजिशें रच रहा है। तो चाइना के जो मंसूबे मैं ये कहूंगा कि नकारात्मक है और ये अति महत्वाकांक्षी व्यवहार है। चाइना जाहिर है कि उसका एक स्टेटेड गोल है कि 2049 तक वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ करके विश्व की नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहता है। 2035 तक अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को कंप्लीट कर लेना चाहता है। तो ये हम जानते हैं कि चाइना का जो मंसूबा है बहुत बड़ा है, वो अपने आप को विश्व की नंबर 1 शक्ति की बनाने की महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा रखता है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो चाइना की गतिविधियां इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज के हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत क्या करेगा, भारत को क्या करना चाहिए। और जैसा कि हम आपके चैनल पे लगातार इस बात को डिस्कस करते रहे हैं, अन्य जगहों पर भी हम इसको लगातार डिस्कस करते हैं कि भारत को यदि चाइना के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना है और मैनेज करना है तो उसको ताकत के साथ करना होगा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ करना होगा। और जब मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो उसमें 3 फैक्टर्स हैं। पहला तो ये है कि अपना जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो हमेशा एक रोबस्ट रखना होगा। चाइना अगर वो ड्रोन्स खरीद रहा है तो हमारे पास भी ड्रोन्स होने चाहिए। चाइना के पास यदि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स वो बना रहा है तो हमारे पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होने चाहिए। हमारी जो कैपेबिलिटी है वो चाइना के तैयारियों को ध्यान में रखते हुए और इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज की सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए रोबस्ट होनी चाहिए, इक्वल साइज हमें रखनी होगी। एक मिरर डिप्लॉयमेंट जो हम कहते हैं उसको हमें लगातार बनाए रखना होगा। दूसरा, भारत को जो बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको भी टाइम बाउंड मैनर बनाना होगा। जो और आपने जो सबसे बड़े डैम के चाइना के द्वारा बनाए जाने की बात है, तो उसका जवाब यही है कि भारत को भी इसी तरीके के बड़े जो कंस्ट्रक्शन को करने की आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो इस तरीके की कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज में लगातार आगे बढ़ रहा है। हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमने इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर लेह लद्दाख के जो सेक्टर में पूरे अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम का भी मिडिल सेक्टर भी ले लें, हर जगह हमने बहुत ही रोबस्ट तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कार्य किया है। टाइम बाउंड मैनर में कार्य किया जा रहा है। सड़कें, टनल्स, ब्रिजेस बनाई जा रही हैं, सैनिकों के लिए अत्याधुनिक बंकर्स बनाए जा रहे हैं और अनेक तरीके के कार्य चल रहे हैं। लेकिन उसमें हमें और अधिक तेजी लाने की आवश्यकता है। और यदि जो भी चाइना की जो डैम्स इत्यादि को लेकर के गतिविधियां हैं, जाहिर है कि उसका इस्तेमाल वो अपने अगर सकारात्मक रूप से अगर वो उससे चाइना के अथॉरिटीज से पूछे तो वो कहेंगे कि हम अपने यूजर्स के लिए डैम बना रहे हैं। लेकिन ये जो डैम का जो पानी रोकना और अपर राइपेरियन स्टेट अपना पानी अगर रोकता है और तो वो जाहिर है कि एक सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है। और यदि पानी वो क्विकली तात्कालिक रूप से छोड़ देता है तो एक वाटर बॉम्ब जैसा भी वो कार्य कर सकता है। युद्ध की स्थिति में वो बाढ़ इत्यादि आपके क्षेत्र में तुरंत डाल सकता है वो डैम का पानी छोड़ करके। तो ये चाइना की जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर हमें वॉच रखने की आवश्यकता है। और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो जाहिर है कि भारत उसका एक बड़ा भाग उसको शेयर करता है। तो ऐसे में और ये जो भारत की भी और बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों की सभी की जिम्मेदारी है कि चाइना की एक और जो भी राष्ट्र हैं जो कि चाइना की इस तरह की गतिविधियों
से वाकिफ है, उन्हें एक क्लोज वॉच रखनी होगी और अपनी यथोचित तैयारियां करनी होगी। मेरा ऐसा मानना है कि चाइना की गतिविधियां निसंदेह शंका पैदा करती हैं और उस शंका का समाधान यही है कि हमें भी अपनी जो ताकत है, अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, उसको चाइना के मुकाबले में लगातार विकसित करना होगा। बातचीत हमें चाइना से करते रहनी होगी। हाँ। और अभी अच्छा एक घटनाक्रम ये हुआ है कि हम कम से कम एक चाइना हमारी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हमने जो दिखाई, उसकी वजह से वो हमसे बातचीत करने पर मजबूर हुआ। चाइना की आर्थिक स्थिति वर्तमान समय में अच्छी नहीं है और अभी चाइना को डोनाल्ड ट्रंप से 4 साल तक डील करना है, तो अनेक चाइना दबावों से जो है वो फेस कर रहा है वर्तमान समय में। इसलिए उसने भारत से हाथ मिलाने का जो कार्य किया है, अच्छा है, ये सकारात्मक कदम है। लेकिन चाइना के जो बड़े विस्तारवादी मंसूबे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर को, अपनी कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को भी लगातार विकसित करना होगा। नहीं, वो तो आपने बहुत सही बात कही है। और फिर हम सिर्फ यहाँ बैठ करके किसी को अपग्रेड होते हुए देख तो नहीं सकते हैं, वो भी तब जब हम जानते हैं कि हमारे रिश्ते कितने ज़्यादा एक्सेप्टेंस में चलते हैं। शर्मा साहब, स्टिल्थ फाइटर जेट, नेक्स्ट जनरेशन, आत्मघाती ड्रोन्स, उसके साथ यह डैम, आप चाइना की हर एक गतिविधि को भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? क्या चाइना सिर्फ अपने आप को सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत बनाने के लिए ये सब करता है, या फिर अपने तमाम पड़ोसी देश या फिर जो छोटे देश हैं उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये करता है? और इवेंचुअली वो, जैसा कि संजीव सर ने कहा कि 2049 के आसपास वो लीड करते हुए सुपर पावर्स में अपने आप को सबसे ऊपर देखना चाहता है, उसके लिए ये सब मार्ग प्रशस्त करता है। आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? कुणाल जी, आज की तारीख के अंदर देखा जाए तो विश्व के पटल के ऊपर चाइना एक अलग थलग पड़ चुका है। उसके गिनती के हैं जो आप अपनी उंगलियों के ऊपर गिनती कर सकते हैं, जो उसके मित्र देश हैं या जो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन चाइना का जो सपना है कि मुझे वर्ल्ड लीडर बनना है, सुपर पावर बनना है, उसके लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक आपकी इकोनॉमिक पावर, जो वो अपने जाल हर जगह फैला रहा है। दूसरा है आपके मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर जो होती है कुणाल जी, वो इस्तेमाल उसका लास्ट रिजॉर्ट होता है जबकि आप मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपकी सैन्य शक्ति एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह जो है, आपके दुश्मन जो आपके पोटेंशियल दुश्मन होते हैं, उनके लिए एक प्रकार का ये खतरा या अपनी पावर ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा है। हर एक देश जो है वो अपने देश हित के लिए डेवलपमेंट करता है, हथियारों की खरीद फरोख्त करता है। तो चाइना जो इस समय, चाइना ने जो अभी हाल ही में जो बताए अपने 6th जनरेशन के जो फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन के बारे में जो दर्शाया है, तो मुझे इसके अंदर से थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आपका इस समय के ऊपर उनको एक्सपोज करना, जनरली आपका एक समय होता है वर्ष के अंदर जिस समय आप अपने वेपन्स का एक्सपोज करते हैं पूरे वर्ल्ड के सामने। ये ऑल ऑफ ए सडन जो है आप 2 फाइटर जेट जो दिखा रहे हैं कि हमारा 6th जनरेशन है। फिर इससे पहले कुछ दिन पहले बहुत न्यूज में था कि पाकिस्तान को जो 40 J-36 दे रहे हैं कुणाल जी। अगर वो इतने J-36 जो फाइटर हैं वो इतने कैपेबल हैं, तो चाइना ने हमारे अगेंस्ट जो है लद्दाख सेक्टर के अंदर तो अपने J-20 स्टेशन कर रखे हैं, उसने क्यों नहीं J-36 कर रखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कई बार जो देश होते हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मिसलीड करने के लिए भी अपने कुछ इस प्रकार के वेपन सिस्टम के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं, जहां उनका वो डिस्प्ले करते हैं। और चाइना जो है, अगर आप इनका भूतकाल के अंदर देखो तो ये ज्यादा वीडियो वॉरफेयर के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। अगर आपके ध्यान में या दर्शकों को ध्यान में हो तो जिस समय हमारी गलवान वैली में जहाँ चाइना का किसी दूसरे देश के साथ होता था, तो ये अपना वीडियोग्राफी बना बना के जो है अपनी PLA की बहुत ज्यादा डिस्प्ले करता था। लेकिन यस, इनकी PLA जो है पाकिस्तान, ये पीपल लिबरेशन आर्मी और एयरफोर्स, ये इनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अब आ जाता है सवाल भारत का। तो भारत जो है, हम पड़ोस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर नजर
हमारी है और हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो है हम अपनी आर्मी, अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और चाइना के अगेंस्ट जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है उसको हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं। हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम ओवरनाइट जो है उस इलाके को जो अभी तक जो नेग्लेक्ट रहा उसको हम कर दें, लेकिन बहुत हद तक वॉर फुटिंग के ऊपर जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। अब आ जाती है आपकी बात ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो ये जो डैम बना रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहे हैं, तो ये वाकई में बात है कि हमारे लिए, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट जो हैं आने वाले दिनों में उनको खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर वो ये पूरा डैम बन जाता है तो हमारे लिए आर्थिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, हमारे लिए पानी की प्रॉब्लम हो सकती हैं और जहां किसी समय सामरिक वैल्यू जो इसकी बढ़ जाएगी वो किसी समय खोल सकता है, जिससे हमारे यहाँ बाढ़ भी आ सकती है और सूखा भी आ सकता है। तो इसके लिए जो अभी के इमीडिएट जो एक्शन है, मुझे लगता है हमारी सरकार इसके ऊपर पूरा ध्यान दी है। अभी तो फिलहाल नेगोशिएशन से या बातचीत से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज ये हमारे लिए बहुत संकट हो जाएगा। और इसके साथ में दूसरा है कि आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ एक दशकों में जो एक कई युद्ध होंगे वो, और युद्ध का मेन कारण होगा सुप्रीमेसी और कैप्चर ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अगर आपको याद हो कि 3 दिन पहले ही हमने डिबेट किया था कि जिसके अंदर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें ग्रीनलैंड को जो है वो हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि उस इलाके के अंदर, उस आइलैंड के अंदर जो है वर्ल्ड का 10% पानी, पीने वाला पानी वहां पे अवेलेबल है। तो पानी की तरफ जो है अब वर्ल्ड की शॉर्टेज है पानी का, पीने वाले पानी की। तो इसलिए जो है अब नेक्स्ट वॉर जो होगी वो पानी के ऊपर वॉर होगी और हमें इसके लिए सचेत रहना, हमारे साथ साथ जो है बांग्लादेश के लिए भी एक ये रेड फ्लैग है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो बांग्लादेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। अब भी उन्हें देखना चाहिए कि वो चीन के साथ किस प्रकार की यारी दोस्ती निपटा रहे हैं, क्योंकि आने दिनों में पानी का संकट उनके ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया, कई पॉइंट्स को आपने भी हाईलाइट किया है। संजीव सर, तो इसी को देखते हुए आपको लगता है जो भी देश, जितने भी नेशन हैं, अभी चीन के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, गिरफ्त में चलते जा रहे हैं और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वो एक तरह से चीन का मोहरा बन बैठे हैं। क्या उनके पास अपनी सोच या अपने ताकत के अनुसार एक्ट करने की कोई भी उनके पास ये जरूरत नहीं है, या फिर वो इतने मजबूर और कमजोर हो गए हैं कि उन्हें चीन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखता ही नहीं है? और इसमें वेस्ट क्या सोचता होगा? वो भी तो हर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और चीन को सिर्फ अपने बलबूते क्या इतना शक्तिशाली देखना चाहता है चीन को छोड़कर संपूर्ण विश्व, कि वो उनके ऊपर कहीं कल दिन आकर के डिक्टेट न कर सके? क्या इन सब चीज इंडिकेटर्स के अलावा ये इन सब चीजों को देखते हुए वाकई में पूरा विश्व इस सोच में है? नहीं, निसंदेह। देखिए, चाइना का जो चैलेंज है वो 21वीं सदी का पूरे विश्व के लोकतांत्रिक समाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और चाइना की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये 2049 तक नंबर 1 बन जाना चाहता है। और लेकिन जो देखिए कुणाल जी, महत्वाकांक्षाएं रखना कोई बुरी बात नहीं है। महत्वाकांक्षा कोई भी रख सकता है, रखना चाहिए। भारत की भी महत्वाकांक्षा है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएं। लेकिन हम हमारी जो महत्वाकांक्षा है और चाइना की महत्वाकांक्षा में अंतर है। महत्वाकांक्षा को रखना और उसको हासिल करने के जो तरीके हैं उनके उसमें अगर नकारात्मकता है, उसमें यदि विस्तारवाद है, उपनिवेशवाद है, आधिपत्यवाद, अवसरवाद है, डिसेप्शन, धोखा देना इत्यादि के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं साम दाम दंड भेद के माध्यम से, यदि आप विश्व में नंबर 1 बनना चाहते हैं तो ये दुनिया के लिए संकट पैदा करेगा। और चाइना जाहिर है कि लोकतांत्रिक नहीं है, चाइना अथॉरिटेरियन है। तो जब वो अपने अथॉरिटेरियन जो स्वरूप में और अधिक एग्रेसिव होगा तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा करेगा। वो अपने अथॉरिटेरियन वैल्यूज को लोकतांत्रिक वैल्यूज पर थोपने की कोशिश करेगा, जो कि चाइना समय समय पर करता दिखाई देता है। हांगकांग का जो विषय है
उसमें आप देखिए तो उसने ब्रिटेन के साथ हुए समझौते का पूरा वायलेशन करते हुए हांगकांग में जो 1 कंट्री 2 सिस्टम मॉडल था उसको वो बदल करके मेनलैंड चाइना की तरीके से उसको कर देना चाहता है। जबकि ब्रिटेन के साथ उसका समझौता ये था कि वो हांगकांग के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखेगा और इसी वजह से हांगकांग में बड़ा असंतोष हुआ, बड़े प्रदर्शन हुए और सभी को चाइना एक एक करके क्रश करता गया। उसी तरीके से ताइवान, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, ताइवान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन ताइवान के ऊपर चाइना फोर्सफुल ऑक्यूपेशन करना चाहता है और ताइवान के पूरे अस्तित्व को मिटा करके और ताइवान का जो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है उसको मिटा करके वो चाइना में इसको शामिल करा लेना चाहता है। तो ये चाइना के जो मंसूबे हैं वो लोकतांत्रिक समाज के लिए चैलेंज है और चाइना यही नहीं, पूरे साउथ चाइना सी का 35 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जिसमें कि 5 अनेक छोटे छोटे राष्ट्र हैं, उनके ऊपर भी वो लगातार खतरे पैदा करता है। पूरे साउथ चाइना सी को चाइना कहता है कि वो चाइना का पार्ट है और वो 9 डैश लाइन इत्यादि जो काल्पनिक लाइन का लेकर के उसको अपने टेरिटरी बताता है और वहां पर कोई शिप अगर चली जाए तो उसको मैसेज आने लगते हैं कि आप यहाँ से बैक ऑफ करो क्योंकि ये चाइना की टेरिटरी है। तो ये जो चाइना का जो व्यवहार है बहुत ही एग्रेसिव है और चाइना के व्यवहार का जो एग्रेशन है उसका जवाब एग्रेशन से ही दिया जाना चाहिए। और इसका एग्रेशन जब मैं कहता हूं तो मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करना चाहिए हमें। जो साउथ चाइना सी हो या पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट, अनइम्पीडेड कॉमर्स को लगातार बनाए रखना होगा। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो लगातार साउथ चाइना सी में विजिट करते हैं क्योंकि वो उसको वो तो एक्सरसाइज को वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की एक्सरसाइज कहते हैं। अमेरिका की फ्लाइट्स भी उन टेरिटरी से गुजरती हैं और वो जो टेरिटरी है इंटरनेशनल वाटर्स है और जाहिर है कि चाइना उसको रोकने का कोई अधिकार नहीं रखता है। वहां पर अन्य जो छोटे देश हैं उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, EEZs हैं, उनका भी वायलेशन चाइना लगातार करता है और लगातार छोटे राष्ट्रों को हरास और परेशान करने की कोशिश करता है। तो ये चाइना की जो गतिविधियां हैं वो पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है। और एक जो चाइना का शी जिनपिंग के नेतृत्व में जो एक BRI का जो प्लान आया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो उसके माध्यम से चाइना पहले लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को डेप्थ ट्रैप में फंसाता है, फिर उनकी टेरिटरी पर क्लेम करेगा। और ये जो राष्ट्र है, जैसा कि आपने पूछा कि क्या ये समझ नहीं पा रहे हैं, कई बार चाइना जो छोटे जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका की जो राष्ट्र हैं, उनको जिनकी इकोनॉमी कमजोर है, जिनके पास बहुत अनेक तरीके के आर्थिक संकट है, उनको वो लोन देता है और वो लोन इस आधार पर देता है कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, आपके अनेक जो है प्रोजेक्ट्स को करेंगे। लेकिन वो पैसा जो है वो जब चाइना बड़ी शर्तों पर देता है, वो शर्तें भी वो जाहिर नहीं करता कि वो कितनी शर्त है, वो एक गुप्त करार होता है और बाद में चाइना उन पैसे को वापस लाने के लिए उनके ऊपर तरह तरह के दबाव डालेगा और उसके बाद उनकी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेगा। जैसे कि वो आप श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने एक बनाने के लिए एक लोन दिया था श्रीलंका की सरकार को और जब श्रीलंका की सरकार वो लोन अदा नहीं कर पाई तो चाइना ने कहा कि हमें ये पोर्ट आप लीज पर दे दो 99 वर्षों के लिए। तो इस तरह से आप देखिए तो इसी तरीके की जो उसकी विस्तारवादी गतिविधियां तो पहले से रही हैं। उपनिवेशवादी कॉलोनियल प्लान है, ये BRI का जो प्रोग्राम है वो एक कॉलोनियल प्लान है, औपनिवेशिक प्लान है, इसको भी हमें समझना होगा। तो चाइना अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को तो कर ही रहा है वो जो लेकिन साथ ही साथ वो उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों के साथ भी काम कर रहा है जो कि चिंता का सबब है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कुणाल जी कि अनेक राष्ट्र इस बात को समझ रहे हैं, चाइना की साजिशों को वो जानते हैं और उसके हिसाब से अपने जो एक्शंस में वो कई राष्ट्र ऐसे हैं जो कि बदलाव भी ला रहे हैं। भारत तो कभी इसका पार्ट बन नहीं सकता, लेकिन मलेशिया ने कई प्रोजेक्ट कैंसिल किए, अनेक राष्ट्र BRI के प्रोजेक्ट को कैंसिल करते जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक औपनिवेशिक प्लान है। लेकिन लोकतांत्रिक विश्व को इसके लिए काउंटर जो है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाने की आवश्यकता है। कई इनिशिएटिव्स लिए भी गए हैं लेकिन अभी इनिशिएटिव्स उतने महत्वपूर्ण तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों को लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज चाइना के डेप्थ ट्रैप में न फंस पाए, उसके लिए भी उन्हें मदद के लिए अनेक इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। शर्मा साहब, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे। आपको लगता है वैसे छोटे देश जो चाइना को संभवतः आंख दिखा सकते हैं, जैसे इस डैम के निर्माण से सबसे ज्यादा असर ताइवान पर संभवतः होगा और ताइवान उसको रेजिस्ट करता है, आपको लगता है वैसे लोगों को वो संदेश देने के लिए चाइना इस तरह की हरकत करता है और उसको देखकर बाकी छोटे देश ये सोचते हैं अरे नहीं देखो उसने तो कुछ कहा, हाल बुरा हो सकता है, चुप ही रहो, ऐसा लगता है? कुणाल जी,
मैं इसी बात को आगे ले जाना चाहता हूं कि कुछ एक देश हैं जिनके अंदर दूरदर्शिता की कमी रहती है और उनकी अपनी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो कि वो चाइना के चंगुल में फंस जाते हैं। चाइना उसे ऐसे उनके चंगुल में फंस जाते हैं। चाइना की सबसे बड़ी जो टैक्टिस है, जब ये किसी भी देश में घुसता है तो स्टार्टिंग के अंदर 4-5 सालों के लिए ये बिल्कुल ही मेंटेन से रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस, ये कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप अपना काम करता रहता है। जैसे ही ये वहां पर एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये उनके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस करने लग पड़ता है, लोगों के साथ जो है अपना मेल मिलाप बढ़ाने लग पड़ता है। और धीरे धीरे जो है ये एक उनकी कमजोरी बन जाता है कि हम जो है चाइना के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी संजीव जी बता रहे थे कि ये अब एक समय आ गया है कि चाइना की विस्तारवादी नीति और उनकी हरकतों के लिए विश्व को एकजुट होना पड़ेगा और जो गरीब देश हैं, जो अफ्रीका के अंदर है या एशिया के अंदर जो गरीब देश हैं, उनको जो है धनी देशों ने और डेवलप कंट्रीज ने उनकी मदद करनी है ताकि वो चाइना के चंगुल में ना फंसे। क्योंकि आने वाले दिनों में चाइना का किसी के साथ कोई लव लॉस नहीं है। अगर आप कहें वो रशिया के साथ आज उसकी दोस्ती है तो उसका जो है रशिया के साथ भी सीमा विवाद है। बाकी जितने भी उसके आसपास के देश हैं उसका किसी के साथ भी कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है। उसका सबसे फर्स्ट एम होता है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट, और वो उसको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। अभी अगर आपको देखें तो देश के वर्ल्ड के अंदर जितने भी रेयर मिनरल्स के स्टॉक हैं या जो खदाने हैं, चाइना वहां तक पहुंच चुका है और उसने जो है उस इलाके के अंदर से लिथियम और बाकी जो रेयर मटेरियल है उनकी खुदाई शुरू करके उनको प्रोसेस करके अपनी कंट्री के अंदर ला रहा है। आने वाले दिनों में ये इस प्रकार की स्कैरसिटी को एक्सप्लॉइट कर देगा और अपने जो उसके प्रतिद्वंदी हैं जहां इसका इंटरेस्ट है उन कंट्री को ये फोर्स करेगा कि आप जो है हमारे मुताबिक चलें तो हम आपको इन चीजों की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल जी कुनाल, बिल्कुल आप दोनों ने बहुत ही क्लियरली इस चीज को इंडिकेट किया है और यह भी अब जरूरत है कि चाइना जो डिसेप्शन का खेल खेलता है और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ता है उसके ऊपर चेक पॉइंट्स लगाने की जरूरत है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपने बातचीत की और दर्शकों को यह समझाने की कोशिश की कि क्या कुछ हो सकता है चाइना की इन नीतियों से। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो जिस तरह से अब चाइना लगातार एक के बाद एक अपनी चीजों को अपग्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, उससे अन्य देशों को भी ये समझने की जरूरत है कि आखिर उसका काउंटर किया जाए तो किया कैसे जाए। मेरे साथ फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।